चलो, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हो? आशा है कि सभी अच्छे ही होंगे और हमने जो बात कर रहे हैं हम हड़प्पा के प्लेसों पर बात कर रहे हैं। जो हड़प्पा के महत्वपूर्ण नगर थे हम उनके बारे में बात कर चुके थे, लेकिन जो और अन्य नगर हैं हम उनके बारे में बात कर रहे थे। कल हमने कोटदीची की लास्ट पे बात की थी और जो उसके बाद देखने को मिलेगा हमें अब हमारा प्लेस रंगपुर है। कुछ 5-6 प्लेस और हैं, बस खत्म हो गया यहीं। तो उसमें देखते हैं रंगपुरा कौन सा प्लेस आएगा। रंगपुर कौन सा प्लेस देख रहे हैं? अब हम रंगपुर देख रहे हैं। अब देखते हैं कि ये रंगपुर कहाँ पर स्थित है। स्थिति के बारे में देखते हैं तो ये है गुजरात में। गुजरात काठियावाड़, गुजरात काठियावाड़ में स्थित है ये प्लेस। यहाँ अगर नदी की बात करें तो कौन सी नदी है, तो देखते हैं कि यहाँ नदी भादर नदी है। भादर नदी। और यहाँ देखते हैं कि किसने इसकी खोज की और उत्खनन भी कराया। खोज और उत्खनन के बारे में देखते हैं तो इस प्लेस की किसने की? रंगनाथ रंगनाथ राव। इस प्लेस की खोज किसने की? रंगनाथ राव ने की थी। सन सन 1953 में क्या किया? इस प्लेस की खोज की थी। सन 1900 में इस प्लेस की खोज की किसने? रंग राव ने की थी। अब देख लेते हैं, थोड़ा विशेष के बारे में भी देख लेते हैं। तो देखते हैं तो ये पर्वतीय पर्वतीय हड़प्पा स्थल है। पर्वतीय हड़प्पा स्थल है। और देखें तो यहाँ विशेष में एक और है जो कि चावल चावल भूसी के साक्ष्य प्राप्त हैं। भूसी के चावल भूसी के साक्ष्य प्राप्त हैं। यहाँ से हमें कौन सा स्थान है? रंगपुर। रंगपुर को देखते हैं, गुजरात में स्थित। काठियावाड़ नदी भी देखेंगे तो कौन सी है? भादर नदी है। खोज की बात करें तो उत्खनन और खोज रघुनाथ राव ने सन 1953 में की थी। और पर्वतीय हड़प्पा स्थल भी है। और देखते हैं तो चावल चावल की भूसी के साथ हमें यहाँ से प्राप्त है। अब अन्य नेक्स्ट तो देखने वाले हैं प्लेस कुणाल। कुणाल, अगर कुणाल को देखें तो कहाँ स्थित है? हरियाणा। हरियाणा जिला हिसार। हरियाणा जिला हिसार। नदी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो अब खत्म हो गई है, विलीन हो गई है, सर्व सरस्वती नदी पर यह प्लेस स्थित है। खोज की बात करते हैं तो इस प्लेस की खोज किसने की? जगपत जोशी व आर एस बिष्ट ने इस प्लेस की क्या की? खोज की। तो सन 1974 में इस प्लेस की खोज की थी। कौन सा प्लेस था? कुणाल था, स्थित हरियाणा हिसार। नदी की बात करें तो सरस्वती नदी है। यहाँ सरस्वती नदी है। खोज की बात करें तो जगपत ज्योति आर एस बिष्ट ने क्या की? इस प्लेस की खोज की थी। और यहाँ देखने को तो चांदी के 2 मुकुट भी प्राप्त हैं।
चांदी के 2 मुकुट के साक्ष्य, चांदी के 2 मुकुटों के साक्ष्य हैं। और देखें तो सोने के गहने के साक्ष्य में इस प्लेस से प्राप्त है। कौन सा प्लेस है? कुणाल है। और इससे पहले रंगपुर, कुणाल। अब जो नेक्स्ट आएगा अपना वो कौन सा है, तो देखते हैं हम। नेक्स्ट प्लेस है अल्लाहदीनो। अल्लाहदीनो ये प्लेस कहाँ पर स्थित है, तो देखते हैं कि यह प्लेस स्थित के बारे में बताएंगे तो हम। अल्लाहदीनो पाकिस्तान प्रांत सिंध में स्थित है ये प्लेस। और अगर नदी के बारे में बात करें इस प्लेस की, तो सिंध नदी, सिंध नदी। अगर देखें तो इस प्लेस की खोज किसने की, तो खोज में आते हैं फेयर सर्विस। कब की? सन 1982 में इस प्लेस की खोज की थी फेयर्स सर्विस ने। कौन सा है? अल्लाहदीनो प्लेस है ये। और विशेष में देखें तो सिंधु तथा अरब सागर के संगम पर स्थित बंदरगाह है ये। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण इसका विशेष है वो क्या है? इसका विशेष महत्वपूर्ण है वो क्या है? ग्रामीण नगर के साक्ष्य प्राप्त होते हैं इस प्लेस से। ठीक है, अल्लाहदीनो से। कौन सा प्लेस? अल्लाहदीनो, अल्लाहदीनो प्लेस है। ठीक है, अल्लाहदीनो प्लेस। और जो नेक्स्ट आने वाला है उसके बाद सेनोली, सेनोली के बाद आलमगीरपुर, आलमगीरपुर के बाद सुतगेंडोर, सुतगेंडोर के मांडा, मांडा के बाद दैमाबाद। थोड़ी थोड़ी बात करेंगे इस पे। सेनोली, सेनोली को देखते हैं। सेनोली, सेनोली स्थिति के बारे में बात करते हैं सेनोली की, तो कहाँ पर है? यूपी में है। बागपत, बागपत जिला। कौन सा जिला है? बागपत जिला है यूपी में। ठीक है, यहाँ विशेष में दिखते हैं तो 125 मानव समाधान, मानव समाधान के साक्ष्य, 125 मानव समाधान के साक्ष्य हैं। यही महत्वपूर्ण है। और अब देखते हैं आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर को देखते हैं कहाँ पर स्थित है। आलमगीरपुर यूपी, यूपी में मेरठ जिला। ठीक है, नदी की बात करते हैं तो कौन सी नदी होगी यहाँ? यहाँ नदी देखते हैं तो अपन कौन सी होगी? हिंडन, जो कि नर्मदा नदी की सहायक नदी है। नर्मदा नदी की सहायक नदी है हिंडन। ठीक है, आलमगीरपुर यूपी मेरठ नदी, हिंडन नर्मदा की सहायक नदी है। ये प्लेस यहाँ पर है मेरठ। और देखते हैं तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। हड़प्पा, चलो इसको वैसे करा दूंगा दिशा के हिसाब से।
अब हम देखते हैं यहाँ तो 4 दिशा हैं अपनी। इधर क्या है? पूर्व। इधर क्या है? पश्चिम। इधर क्या है? उत्तर। इधर क्या है? दक्षिण। ठीक है। अब हम देखते हैं तो जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्व स्थल था वो कौन सा था? मैंने जो अभी इसी पे बात कर रहा था, कौन सा था? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता का ये क्या था? पूर्वी स्थल था, सबसे पूर्वी स्थल था। ठीक है। और उसके बाद में मैं बात करूंगा, पूर्वी स्थल के बाद बात करता हूँ सुत्का गेंडोर। सुत्का, अरे यार, पूर्वी स्थल इधर लिखना है, सॉरी। आलमगीरपुर। ठीक है। पूर्व। पश्चिम में देखते हैं तो कौन है यहाँ? सुत्का गेंडोर। सुत्का गेंडोर। सुत्का गेंडोर जो हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी पश्चिमी स्थल है, सबसे पश्चिम स्थल है हड़प्पा सभ्यता कौन? सुत्का गेंडोर। सुत्का गेंडोर की बात करें तो ये कहाँ पर है? पाकिस्तान। पाकिस्तान में बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में बलूचिस्तान। और देखते हैं तो ये कौन सी नदी पर है ये प्लेस? नदी की बात करें तो इस प्लेस की हम देखते हैं दासक नदी। दासक नदी पर स्थित है ये प्लेस। और खोज की बात करते हैं, खोज। खोज तो और ओरेल 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 ने इस प्लेस की खोज की सन 1927 में। इस प्लेस की ओरेल ने खोज की थी। किसने? ओरेल ने इसकी खोज की थी। दासक नदी ओरेल, पूरा नाम है जिसका ओरेल स्टाइल। कब खोज की थी? 1927 में इस प्लेस की खोज की थी, ओरेल स्टाइल ने की थी। ओरेल स्टाइल ने इस प्लेस की खोज की। अब बात करते हैं यहाँ हम, इसके बाद कौन सा है अपना? मांडा। मांडा को देखते हैं तो ये कश्मीर में स्थित है। मांडा। मांडा प्लेस कहाँ पर स्थित है? कश्मीर में। नदी की बात करते हैं तो कौन सी नदी पर है? चिनाब। चिनाब नदी के दाएं तट पर। चिनाब नदी के दाएं तट पर। उसके बाद देखते हैं तो और जो उत्तर का हड़प्पा सभ्यता है, उत्तर का सबसे प्लेस है, सबसे लास्ट वाला प्लेस है। मतलब हड़प्पा सभ्यता की जो उत्तरी प्लेस है वो सबसे यही है। कौन सा? मांडा। मांडा के बाद आता है अपना दैमावाद। दैमावाद। दैमावाद को देखते हैं तो हम स्थित, अगर इसकी स्थिति के बारे में बात करें तो कहाँ पर है? एम एच। एम एच का मतलब महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अहमदनगर। अहमदनगर। अहमदनगर है महाराष्ट्र में। दैमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है जी। और ये नदी देखते हैं तो प्रवरा नदी, कौन सी नदी पर स्थित है? प्रवरा। प्रवरा किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी की सहायक नदी है कौन सी? प्रवरा गोदावरी की सहायक नदी है। बस यही महत्वपूर्ण है। जो प्लेस हो गए वो महत्वपूर्ण हो गए, और जो अन्य अदर थे वो
भी हो गए। ऐसे इसको ऐसे ही याद रखना है जिससे कि हमें पता चल जाए कि कौन सा कहाँ दक्षिण में लास्ट है, कौन सा उत्तर में लास्ट प्लेस है, कौन सा पूर्व में लास्ट प्लेस है हड़प्पा सभ्यता का। इसीलिए ये दिशा के हिसाब से आपको याद रखना है जिससे कि याद रह जाए। अब उसके बाद बात करेंगे हम हड़प्पा सभ्यता का पतन देखेंगे। क्या देखेंगे? हड़प्पा सभ्यता का पतन। क्या है हड़प्पा सभ्यता का पतन? हड़प्पा सभ्यता का पतन। तो यूं हड़प्पा सभ्यता का पतन देखें तो हम बहुत से इतिहासकारों ने इस चीज का पता लगाने के लिए कि हड़प्पा सभ्यता का कैसे पतन हुआ है, कोई भी आज तक इतिहासकार इस चीज को पूर्ण रूप से नहीं दर्शा सका और ना ही बता सका है। और इतिहासकारों के मन में एक मतभेद रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। इसका कारण क्या है कि मतभेद का मतभेद के दो कारण है। पहला कारण है कि जो यहाँ की हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि तो उसे क्या है कि पढ़ा नहीं जा सकता। मैंने आपको पहले ही बताया कि आदि इतिहास काल में जो लिपि तो है लेकिन क्या है वो पढ़ी नहीं जाती है। तो इसका पहला ही कारण है कि यहाँ की लिपि जो पढ़ी नहीं जा सकी आज तक। लिपि अपठनीय, यहाँ की जो लिपि है वो क्या है? अपठनीय, जिसे पढ़ा नहीं गया है। नंबर दो पे बात करते हैं कि जो पुरातात्विक साक्ष्य प्राचीन साक्ष्य का अभाव, पुरातत्व प्राचीन साक्ष्य का अभाव है। कुछ ऐसे साक्ष्य नहीं मिले जिससे हमें पता चल सके कि जो हड़प्पा सभ्यता का पतन ऐसे हुआ है। लेकिन फिर भी इतिहासकारों ने दो भागों में विभाजित करके समझाया कि भैया कि ऐसे पतन हो सकता है उनके अनुसार। तो उन्होंने क्या बताया? दो भाग में उन्होंने विभाजन किया कि ऐसे पतन हुआ होगा शायद। तो इनमें से एक तो आकस्मिक आकस्मिक सिद्धांत दिया। आकस्मिक सिद्धांतों में क्या कह रहे थे? जो हड़प्पा सभ्यता के लोग इतिहासकार थे तो वो कह रहे थे कि भैया देखो कि क्या हुआ होगा आकस्मिक के यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता जब अपनी निर्बल अवस्था में आ पहुंची होगी तो उस टाइम क्या हुआ कि आर्यों ने यहाँ पर क्या है आक्रमण किया। आर्यों का आक्रमण अनुमान लगाया कि बुद्धिमान लोगों ने कि आर्यों ने आक्रमण किया। दूसरी बात देखते हैं कि यहाँ पे क्या है कि सूखा जैसी स्थिति बनी होगी। तीसरी बात देखते हैं कि बाढ़ जैसी भी स्थिति बन गई होगी यहाँ पर। और एक देखते हैं यहाँ पर नदी मार्ग परिवर्तन। कहा गया भैया कि नदी ने अपना मार्ग परिवर्तन किया होगा तो इस कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी चीज पूर्ण रूप से इस तरीके से तो पतन नहीं हो सकता था इस चीज का कि बाढ़ आती तो और भी कुछ तो बचता है। यहाँ ऐसा थोड़ी है कि पूरी चीज खत्म कर दे। सूखा आता तो और कुछ भी चीजें बचती थी। ऐसा थोड़ी होता है कि जो पूरा ही खत्म कर दे। आर्य आक्रमणकारी आते तो उनका भी और चीजों से पता चलता कि भैया इन्होंने ऐसा किया होगा। लेकिन ये भी चीज क्या है कि मतभेद में रही। तो आकस्मिक सिद्धांत को क्या किया इतिहासकारों ने नकार दिया कि भाई ये लगभग नहीं हो सकता। लेकिन एक आता है क्रमिक सिद्धांत। क्रमिक सिद्धांत क्रमिक सिद्धांत में क्या कहते हैं लोग? यहाँ क्रमिक सिद्धांत में हड़प्पावासी कहते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन हुआ होगा, पर्यावरण में
तो देखते हैं यहाँ कौन कहता है, फेयर साहब कहते हैं इस बारे में। फेयर साहब कहते हैं इस बारे में हमसे कि भैया देखो यहाँ क्या हुआ होगा कि जो हड़प्पा सभ्यता वाले लोग हैं, जिन्होंने अपनी संसाधनों के लिए वनों की कटाई की होगी, वनों की कटाई कर ली होगी, पूर्ण तरीके से उनका दोहन किया होगा, मतलब पूरे तरीके से अपनी आवश्यकताओं के लिए उन्होंने क्या है कि वनों की कटाई कर उन्हें नष्ट कर दिया है, वनों की कटाई कर उनको क्या कर दिया है, नष्ट कर दिया। क्या किया, वन का दोहन, वनों का दोहन, ये बात हो सकती है। लेकिन मौसम मौसम परिवर्तन, मौसम परिवर्तन भी हुआ होगा। ऐसा है कि मौसम परिवर्तन हुआ होगा और हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने अपनी जरूरतों के लिए क्या किया होगा कि वनों का वन संसाधनों का क्या है दोहन कर लिया पूर्ण रूप से। तो यहाँ बहुत सी चीजों खत्म हो चुकी थी, तो ज्यादातर इसी क्रमिक सिद्धांत को इतिहासकारों ने माना कि ये बात भैया क्या है कि सच्ची हो सकती है। ठीक है, अब बात हो गई हमारी पतन पे। पतन के बाद थोड़ी जगह और आती है एक हड़प्पा सभ्यता की झलक देखने के लिए। उसके बाद आता है कि महापाषाण काल। क्या आता है, महापाषाण काल आता है। महापाषाण काल मध्य का काल होता है, इसीलिए इसे महापाषाण कहते हैं, या आप इसे कह सकते हैं बृहद पाषाण काल भी कह सकते हैं इसे। क्या कह सकते हैं, बृहद पाषाण काल भी कह सकते हैं। और बृहद पाषाण काल कहाँ पर था, ये दक्षिण भारत में निकला, दक्षिण भारत का, दक्षिण भारत के लोगों के देखा गया कि दक्षिण भारत में निकला है। और सन अगर देखें, इसका सन देखें तो लगभग 1000 लगभग 1000 से 500 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब होता है बीसी। 1500 ईसा पूर्व के क्या है कि महापाषाण काल रहा होगा दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में यहाँ से इनके लोगों की बस्तियों की अपेक्षा न करते हुए हमें कब्रिस्तान के साक्ष्यों से अधिक पता चलता है कि यहाँ क्या है कि महापाषाण काल था। क्या है, कब्रिस्तान से पता चलता है। अब जो कब्रिस्तान थे इनके, कब्रिस्तान तो देखते हैं कि जो कब्रिस्तान थे इनके बसाहट वसाहटों से बाहर थे। और जो बाहर थे कैसे थे, वृत्ताकार के, वृत्ताकार के क्या है कि इनके वो देखने को मिलते हैं हमें, वृत्ताकार के कब्रिस्तान। और चौकोर, चौकोर के भी हमें क्या है देखने को मिलते हैं। वृत्ताकार और चौकोर, चौकोर देखने को हमें क्या है कब्रिस्तान मिलते हैं यहाँ पर। और देखें तो इसके बारे में देख लेते हैं कि यहाँ जो मृदभांड थे, मृदभांड मृदभांड देखते हैं तो यहाँ पर क्या है कि लाल काले रंग का उपयोग होता था। बस यहाँ से ही खत्म हो जाता है हमारा पूरा हड़प्पा काल, और महापाषाण काल भी इतना ही चलता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारी वैदिक संस्कृतियां आ जाती हैं, और ये चैप्टर हमारा लगभग समाप्त खत्म हो चुका है पूरी तरीके से। इसीलिए अब इसके बाद जो चैप्टर आएगा कौन आएगा, वैदिक काल स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, और ये चैप्टर होने खत्म हो गया, उसके बाद बोल लेते हैं बोलो
सत्य नारायण भगवान की जय। खत्म हो गया। थैंक यू, थैंक यू।